महाविकास आघाड़ी पलट गई गाड़ी। नमस्कार, आपके साथ में लावनी विनीत हूँ और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूँ। ये विशेष प्रस्तुति इसलिए हो रही है क्योंकि देश की सियासत में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। 2024 के चुनाव के पहले महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर किस तरीके की उठापटक नजर आई है, उसका गवाह बन गया, उसका साक्षी बन गया रविवार का दिन। सुपर संडे महाराष्ट्र के लिए इसलिए हो गया क्योंकि महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी और एनसीपी के बड़े कद्दावर नेता अजीत पवार अब एमवीए के नहीं, यानी महाविकास आघाड़ी के नहीं, अब तो शिंदे सरकार का हिस्सा हो चुके हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले ली है और केवल अजीत पवार ही नहीं बल्कि 8 अन्य मंत्रियों ने भी, 8 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और इसके बाद ही जब ये बड़ा उलटफेर हुआ, इसके बाद ही अजीत पवार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दरअसल ये पार्टी का विलय है, ये एनसीपी का विलय है। एनसीपी अब शिंदे सरकार का हिस्सा हो चुकी है। इन सबके बीच शरद पवार, जो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी अब भी उनके पास है। एक तरफ चाचा है, एक तरफ भतीजा है। चाचा सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि अब भी पार्टी उनके साथ है, लेकिन अजीत पवार यानी भतीजे ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी और सिंबल दोनों उनके साथ है। पार्टी के तमाम विधायकों के संपर्क में अजीत पवार हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में एनसीपी के ही सिंबल पर वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति महाराष्ट्र में बनी है, जो एक परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन आज से ठीक 1 साल पहले भी हुआ था, जब उद्धव गुट में जिस तरीके से दोफाड़ हो चुका था शिवसेना और शिंदे गुट ने सरकार बनाई और सत्ता में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ भी ले ली। अब आज एनसीपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या ये जो परिस्थिति बन रही है, ये 2024 के चुनावों को लेकर बन रही है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? इसे लेकर गहमा गहमी बनी हुई है महाराष्ट्र में। नजर तमाम खबरों पर लगातार बनी रहेगी। चर्चा की शुरुआत भी करेंगे आज के खास मेहमानों से, आपका कराऊंगी परिचय। लेकिन उससे पहले आइए देख लीजिए वो टीजर रिपोर्ट जो बता रही है कि आखिर कैसे महाविकास आघाड़ी की गाड़ी अब पलट गई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी एक बार फिर से पलट गई है। एनसीपी के अजीत पवार शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। जिन शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य कहा जाता है, उन शरद पवार पर उनके ही भतीजे अजीत पवार पर भारी पड़ गए। चाचा शरद देखते रह गए और भतीजा पूरी की पूरी पार्टी ले उड़ा। इधर चाचा शरद पवार मोदी विरोधी महागठबंधन की भूमिका बनाते रह गए और उधर भतीजे अजीत पवार एनसीपी के दिग्गजों को लेकर मोदी सरकार की जय जयकार करते हुए एनडीए का हिस्सा बन गए। दोपहर में अजीत पवार एनसीपी के 30 से ज्यादा विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और शिंदे सरकार का हिस्सा बन गए। अजीत पवार के साथ शरद पवार के करीबी छगन भुजबल, धनंजय मुंडे सहित एनसीपी के 9 विधायक मंत्री बने हैं। जिन प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने कुछ ही दिन पहले एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, वो प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के साथ हैं। स्पष्ट है कि 2019 में चाचा शरद पवार के हाथों सियासी पटखनी के बाद अजीत पवार इस बार पूरी तरह से तैयार थे। 2019 में जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर तड़के सुबह डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, उस समय शरद पवार ने अजीत पवार की कोशिशों को विफल कर दिया था। 3.5 वर्ष बाद अजीत पवार ने अपने चाचा के हाथों मिली उस हार का बदला ले लिया है। उस समय अजीत पवार खाली हाथ रह गए थे, तो इस बार शरद पवार अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के बाद अजीत पवार ने अपने ट्विटर बायो को अपडेट करते हुए डिप्टी सीएम लिख दिया। इसके साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे का चेहरा भी खिल उठा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें अजीत पवार के अनुभव का फायदा मिलेगा। सीएम शिंदे ने ये भी कहा कि अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है और 2024 में एनडीए महाराष्ट्र की सभी सीट जीतेगा। न्यूज़ डेस्क, सुदर्शन न्यूज।
तो कुल मिलाकर जिस तरीके की परिस्थिति बनी है वो परिस्थिति 2024 के लिए क्या नया गुल खिलाएगी, अब इस पर ही चर्चा होने लगी है। अजीत पवार ने जिस तरीके से कदम उठाया है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है? इन तमाम परिस्थितियों पर आज खुलकर बहस करने के लिए हमारे साथ चंद मेहमान जुड़ेंगे। परिचय करा देती हूँ उनसे। हमारे साथ इस वक्त एनसीपी का पक्ष रखने के लिए मैं देख पा रही हूँ मुकलेश शेख साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त शिवसेना शिंदे गुट से राजपुन साहब भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के अतिथि भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो महाविकास आघाड़ी की गाड़ी आज पलट गई है, इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि अजीत पवार अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं और ऐसे में परिस्थिति जो बनी हुई है वो महाराष्ट्र की, वो ये बता रही है कि महाराष्ट्र में ऑल इज वेल की स्थिति तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये क्या ऑल इज वेल की स्थिति बन रही है, बेटर सिचुएशन है या नहीं, किसको झटका किसको फायदा, इस पर भी चर्चा। लेकिन उससे पहले क्योंकि अजीत पवार अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके हैं, यानी महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री हैं और 2 डिप्टी सीएम हैं, देवेंद्र फडणवीस पहले से ही हैं शामिल, और अब एनसीपी की तरफ से अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। उनके साथ साथ 8 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जरा तस्वीरें अगर हम दिखा सकें तो देखिए आपके सामने तस्वीरें अजीत पवार, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दोपहर का वक्त था, संडे टाइम, लोग फ्री मूड में होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में इतना गरम गरम व्यंजन, सियासी व्यंजन उनको आज मिलेगा जब अजीत पवार अचानक से शामिल हो जाते हैं शिंदे सरकार में। अजीत पवार ने जहां एक और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, वहीं दूसरी ओर आप देखिए छगन भुजबल भी शपथ लेने वालों में शामिल हैं। दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, धर्मरावत राव, अनिल पाटिल और संजय बंसोड़े, इन सभी ने यानी 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अजीत पवार ये कह रहे हैं कि ये तो चंद ही चेहरे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो उनके साथ हैं और आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो फिर एनसीपी के कुछ और चेहरे नजर आएंगे। लेकिन बार बार जो एनसीपी कहना पड़ रहा है, अजीत पवार ये कह रहे हैं कि पूरी एनसीपी हमारे साथ है, यानी पार्टी और पार्टी का नाम सिंबल हमारे साथ है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये पार्टी नीतियों के खिलाफ जाकर उठाया गया कदम है, पार्टी अजीत के साथ नहीं, पार्टी हमारे साथ है। हालांकि इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि अभी आपने देखा होगा कि जब शरद पवार जी वेटरन पॉलिटिशियन कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई है, बहुत बार मैंने ऐसी परिस्थिति को झेला है, मैंने तो 5 लोगों के साथ मिलकर भी पार्टी को खड़ा किया, अब मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनमत एकत्र करूंगा और बताऊंगा कि असली एनसीपी कौन है। अभी तो मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे साथ कितने नंबर्स है, यानी ये सारा खेल नंबर्स का है। और ये नंबर्स का जो खेल हो रहा है, आंकड़ों का जो ये खेल हो रहा है, वो क्या 2024 के चुनावों को देखते हुए हो रहा है, कितना बड़ा असर इसे माना जाए 2024 को लेकर। क्योंकि अभी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले ही भोपाल की सियासी जमीन से जिस तरह से परिवारवाद पर कटाक्ष किया था, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर कटाक्ष किया था, एनसीपी का जिक्र भी आया था, और उसके बाद से ही अगर ये तस्वीर बनती है तो वो अपने आप में कुछ प्रश्न भी खड़ी करती है और आने वाले भविष्य की कुछ तस्वीरों को स्पष्ट भी करती है। आइए इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं तस्वीरों के साथ सीधे मुकलेश शेख साहब के पास चलते हुए, क्योंकि एनसीपी का पक्ष रखेंगे, स्क्रीन पर लेकर आइए मुकलेश जी। और मैं अभी अली दारूवाला जी को भी देख पा रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखेंगे। अली साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत शेख साहब आपसे कर रही हूँ। आजकल एक गीत बहुत गुनगुनाया जाता है, सुनाई देता है बहुत, क्या से क्या हो गया देखते देखते। साहब ये क्या हो गया, ये तो नहीं सोचा था आप लोगों ने जो आज हो गया। मुकलेश शेख साहब जी। कुछ नहीं, अभी जो आवाज क्या रहा है मैडम, क्या है? शेख साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सुन पा रहे हैं? आवाज मेरा प्रश्न आपको समझ में आया ना? क्या हो गया साहब, ये देखते ही देखते क्या हो गया आपकी पार्टी में? क्या ऐसी संभावनाएं
ऐसी परिस्थिति कभी अंदेशा था कि यह हो जाएगा? जी देखिए क्या वो पूरे देखा शिंदे साहब उन्होंने को जो ईडी ने नोटिस दिया हो रही थी उनको एक बना लिया बीजेपी में जी डिप्टी सीएम मोदी जी अमित शाह का दोबारा आपके पास आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं फिर से आती हूँ। पैनल जरा ऑडियो ठीक करिए। राजपूत साहब के पास जाती हूँ। शिंदे गुट से हमारे साथ हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे, शिवसेना शिंदे गुट का पक्ष रखेंगे। सरकार शिवसेना शिंदे की ही है। राजपूत साहब देखिए, जितना जो भी टूटी फूटी अभी आवाज बीच तक मुकेश जी की पहुंची, या हम लगातार जो प्रतिक्रियाएं एनसीपी के तरफ से सुन रहे हैं, जो अभी शरद पवार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं से डराया धमकाया जा रहा है, ये जांच एजेंसियों का हवाला दिया जा रहा है। आप किस तरीके से ले रहे हैं आज की इस पूरी प्रकरण को? सबसे पहले आपका रिएक्शन। जी लावनी जी, देखिए सर्वप्रथम मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, देखिए शिवसेना की जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के चित्र के ऊपर ही हमने इलेक्शन लड़ा। उनके साथ ही 2019 में हमने चुनाव की तैयारी करी थी। उनके नीतियों के तहत ही हम चल के वोट बैंक लोगों तक पहुंचे, वोट बैंक में हमारे साथ आया और लोगों ने हमें चुना। अब उसके तहत हमने कहीं जाकर कहीं ना कहीं आपको पता ही है क्या गलतियां हुई, जिसके तहत वो वहां पे गठबंधन कर दिया गया, दूसरी तरफ से आप उधर चले गए। अब आज उस चीज के ऊपर हमें ये बार बार ये सुनने को मिलता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर था, आपके ऊपर कोई दबाव था, तभी आपने इस प्रकार से यहाँ से आपको हमने जो मतलब इनको भारतीय जनता पार्टी गंगा जल ला रही है, वो सबको क्लीन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बहुत सारी बातें सुनने को आई। आज वही बातें फिर ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन मुझे जरा सा ये बता दें, अगर हमारे बीच में एनसीपी के प्रवक्ता को मेरी आवाज जा रही है या मान लेता है मुकेश जी, कि जो एनसीपी के जो इस समय लोग आए हैं उनमें से सबके ऊपर ईडी का प्रेशर है या ईडी के उनके ऊपर कार्यवाही चल रही है, तो चल रही है, जरा मेरे को इसका जवाब दे दें, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं। और ये इसका जवाब शेख साहब देंगे, लेकिन राजपूत साहब ठीक है, इसका जवाब मुकेश शेख अभी लेंगे, शायद उनको अभी ऑडियो नहीं क्लियर हो रहा है। लेकिन एक सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए कि अभी आप लोगों ने 30 तारीख को 1 साल पूरा किया, आपकी सरकार का 1 साल पूरा होता है, और उसी दिन अजीत पवार साहब क्या कहते हैं कि ये 1 साल की वो सरकार है जो विकास के नाम पर अक्षम रही है, अक्षम सरकार, 1 साल की अक्षम सरकार। 30 जून को ये बयान, और आज ठीक 48 घंटों के बाद उसी सरकार में वो डिप्टी सीएम की शपथ ले लेते हैं। तो ये कहां कैसे क्या हो रहा है? हर कोई भौचक्का है, इसे क्या कहेंगे आप फिर? देखिए लावनी जी, देखिए इसमें हमारा कोई इसमें उनको वो नहीं है कि आपको हमने बुलाया है या कुछ है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं देश को लेकर, विदेश में उनका इतना अपना वर्चस्व है, जो उनके ऊपर पूरा विदेश आज उनको उनकी तरफ एक निगाह से देख रहा है, और देश के अंदर ही हमें ऐसे लोग मिले हैं जो हमारे देश की वहां पे जाकर इतनी बुराइयां कर रहे हैं। ऐसे नेता हमें वरदान में मिले हैं जो इस प्रकार के हमारे साथ चीजें करते हैं, और आज उसी के ऊपर अब ये बातें हमारे ऊपर बार बार विचार उठाना या कोई बातें बोलना, तो मेरे को तो समझ नहीं आता ये लोग चाहते क्या सबसे बड़ी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि काम को देखते, और यही बात अजीत पवार भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। खैर, जितेंद्र आभार साहब हैं, अब एनसीपी की तरफ से सदन के नेता रहेंगे, उनकी प्रतिक्रिया आ चुकी है, जरा एक प्रतिक्रिया उनकी ले लेते हैं, फिर मुकेश जी के पास जाते हैं। जितेंद्र आभार साहब क्या कह रहे हैं? पार्टी कोई दूसरे की नहीं है, पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार, वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। तो शरद पवार उनके साथ नहीं है, शरद पवार ने स्पष्ट बोल दिया है। वो ठीक है, उनका आखिर बहन भाई का रिश्ता है, कुछ बातें हुई रहेंगी, उसका पॉलिटिकल कोई संबंध नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है, पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार, वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। मुकेश जी, पार्टी मतलब शरद पवार ये कहा जा रहा है, लेकिन अजीत पवार साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी का नाम और सिंबल दोनों उनके पास है। थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए। देखिए मैडम, नया उन्होंने जो कहा, हमारे अजीत दादा और पावर सब आप देखें, हर एक का पावर सबके साथ है, और कार्यकर्ता
है जो पावर सप्लाई का अध्यक्ष है हमारे, और पावर सब डिसीजन वही डिसीजन हमका मान्य है। अभी तो जितना पावर सप्लाई शपथ दिलीप बोरसे पाटिल ने ले लिया वो अलग बात, लेकिन अभी ये पिक्चर इसमें कार्यकर्ता शरद पवार साहब हम सब शरद साथ हैं, अजित शरद पवार से नहीं, कहाँ है, क्लियर कीजिए ना। आप कह रहे हैं कि सब उनके साथ हैं। शरद पवार साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो खुद कह रहे हैं कि मुझे भाई अभी भी नहीं पता कि मेरे साथ कितने नंबर्स हैं। उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा। उन्होंने हालांकि ये जरूर कहा कि पार्टी अभी भी पार्टी की नीतियों के खिलाफ जो जाता है वो पार्टी का नहीं माना जाता है। पार्टी तो मैंने 5 लोगों के साथ भी खड़ी की, लेकिन वर्तमान में मेरे साथ कितने लोग हैं अभी मुझे ये भी क्लैरिटी नहीं है। तो आप ये किस दम पर कह रहे हैं, किस दावे के साथ कह रहे हैं कि अभी पार्टी शरद पवार साहब के पास ही है, पूरी पार्टी मतलब शरद पवार? जी, उनका नाम शरद पवार है, वो सुलझा हुआ लीडर है हमारे, और सभी उनको अनुभव बहुत है। उनके साथ जो भी चीज हुआ है, जैसे भी हुआ है, वो चीजों से पवार साहब को कोई जुटला नहीं सकेगा। पवार साहब जो है पवार साहब है, और अजित साहब कुछ भी कह ले उनके बारे में उनको मोबाइल देता हूं मैं कि वो भाई अच्छी बात है भाई, जाके अपने हिसाब से अपनी जो भी चीजें ईडी सीबीआई किस को तंग नहीं किया है, देश में शुरू किया है। लेकिन आज हमारे नरेंद्र मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में अमित शाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम मंत्रिमंडल में जगह दिए, और अभी इनके ऊपर जो दाग था इसका मतलब ये झूठी बेबुनियाद थी। अगर दागी होते तो मंत्री पद में नहीं रहते थे। अली दारूवाला साहब, अब आपकी बारी है। ये कहा जा रहा है कि भाई आपके पास तो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप किसी को भी चाहें, दाग लगा हो तो छूट जाता है, और यही बार बार कहा जा रहा है कि ये दरअसल डरा कर किया गया काम है। ये आरोप लगाया जा रहा है। दारूवाला साहब, अली दारूवाला जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अली दारूवाला जी, एम आई ऑडिबल टू यू? उन तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही। राजपूत साहब, आप ही से इस सवाल का जवाब ले लेती हूं क्योंकि आप तो सरकार में हैं। देखिए, वो भी यही कह रहे हैं, यही बार बार कहा जा रहा है कि दरअसल कहीं ना कहीं से जांच एजेंसियों के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि कई ऐसे नाम हैं साहब। देखिए, कई ऐसे नाम है ना। अजीत पवार का तो खुद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नाम लिया गया। उसके अलावा भी 1-2 ऐसे नाम हैं जिन पर कार्रवाई की बात हो रही है, जिन पर जांच चल रही है। तो ये प्रकरण जो हो रहा है, क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप का कोई आधार है? मानते हैं? देखिए लावनी जी, ये इस प्रकार से बार बार आरोप लगाना, ये बोलना कि वहां पर गंगा जल है, वहां ये हो जाएगा, वहां पे ईडी का प्रेशर है, ये होगा, वही मैं बात आपको पहले भी कह रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो एजेंसियां वो अपना कार्य कर रही है वो निष्पक्ष है, वहां अपने कार्य को लेकर अगर किसी के ऊपर आरोप है तो उसकी कार्यवाही हो रही है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जगह पे हो, किसी स्थान पे हो, किसी संस्था में हो, किसी भी जगह पर हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर जाकर ऐसा किया जाए। और उसके बाद इस जगह जो आज मंत्रिमंडल बना है, जो आज नए मंत्री वहां पे शामिल हुए हैं सरकार के साथ, और उन्होंने साफ कहा है कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर आगे चलना चाहते हैं। उनकी नीतियों से वो बिल्कुल अपने पक्ष रखते हैं, और उससे वो देख रहे हैं ना, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से हमने गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ और हम सरकार में आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, छिन्न भिन्न हो गया और ऐसे लोगों से हमें गठबंधन करना पड़ा, जिसके लिए आज शिवसेना हमारी जो आज शिवसेना है वो बिल्कुल सही शिवसेना है, जो अपनी विचारधारा के साथ चलती है। वो शिवसेना नहीं है जो अलग थलग पड़ी हुई है और जिसमें शायद ही कोई उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पूरा देश जानता है। दूसरी तरफ आज जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि ऐसी एजेंसियां किसी के प्रेशर में आके करने का। केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो अपना कार्य करती हैं, उनको मालूम है उनका क्या कार्य। एक बार फिर से दोहराती हूँ जो मैंने पहले आपसे पूछा था, जिसका जवाब आप आधा अधूरा दे पाए थे। जिस तरीके से अजीत पवार 30 तारीख को ये बयान देते हैं, कहते हैं कि 1 साल की अक्षम सरकार, वही अजीत पवार 48 घंटे के बाद कहते हैं कि ये देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के नागरिकों के विकास के लिए जरूरी है। मतलब ये समझ से परे है, इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। राजपूत साहब, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, सॉरी, मैं उस समय आपको ये जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं थोड़ा उधर उनका भी सुनना कोशिश कर रहा था। तो मैं ये कहूंगा, हमारे देश के अंदर एक टैग लाइन है, अतिथि देवो भव। जब हमारे यहाँ कोई आता है डेफिनेटली हम उसका स्वागत करते हैं।
तो अगर वो आए हैं, जिस भी रूप में आए हैं, भगवान बन के आए हैं और हमारे लिए जो भी हमारे घर के अंदर आए हैं, हमारे सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं उस चीज को, तो हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने क्या कहा, 2019 में भी इस अतिथि का स्वागत हुआ था, लेकिन केवल 80 घंटे में ही सब कुछ समाप्त हो गया था। अब कितने घंटे हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अली दारूवाला साहब के पास अब जाना चाहती हूँ शायद। एम आई ऑडिबल टू यू दारूवाला साहब? सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है अभी, देखिए अभी क्योंकि राजपुत साहब आप लोग उनके साथ सरकार में हैं, शिवसेना शिंदे गुट से हैं, लेकिन मुकेश शेख साहब हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने एक आरोप लगाया और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी के शरद पवार भी यही आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा है वो जांच एजेंसियों का खेल है, ये बीजेपी प्रायोजित ये स्थिति बनती है, ये आरोप लगाया जा रहा है बार बार महाराष्ट्र की परिस्थिति में भी जो हुआ है। दारूवाला साहब। लावनी, मैं शेख साहब को आपके माध्यम से इस चैनल पे रिस्पॉन्सिबली एक सवाल पूछता हूँ। 3 घंटा पहले इनके नेता जो थे अजित पवार जी, हसन मुशर्रफ जी, प्रफुल्ल पटेल जी, ये जितने दिग्गज नाम है, छगन भुजबल जी, 3 घंटा पहले ये शेख साहब मुझे एक दूसरे चैनल पे पूछ रहे थे, हमारे नेता निष्पाप है, हमारे नेता दूध से धुले हैं, हमारे नेता ने कोई गुनाह नहीं किया, आपने इन पे ईडी क्यों लगाया? अब यही शेख साहब मुझे ये पूछ रहे कि आपके पास धुलाई की मशीन है क्या? 3 घंटे में इनके सारे गुने धुल गए क्या? आप इनके ऊपर जांच करिए, आप इनके ऊपर जेल में डालिए। 3 घंटे में इनका रुख बदली कैसा हो गया? शेख साहब जरा जनता को बताइए, आप कैसे दुबले इंसान है कि आप ये जो एनसीपी का जो प्रवक्ता पद लेके बैठे हैं, क्या आप भी 2-3 घंटे में इधर आना चाहते हो क्या? अगर आप आना चाहते हो तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ शेख साहब। 3 घंटे में आप ऐसे पलटी कैसे खा गए? प्लीज जरा जनता को बताइए। शेख साहब बताइए, एक तो महाविकास आघाड़ी की गाड़ी भी पलट गई और आप भी पलटी मार रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा साहब? ये लवली जी ऐसा है कि ये 3 घंटे की खेल नहीं है। मैं बोलूं? हाँ बोलिए शेख साहब, बोलिए, जवाब दीजिए। बोलिए। ये 3 घंटे की खेल नहीं, ये कहीं ना कहीं देवेंद्र जी 80 घंटे की जब सरकार बनी थी हमारे सबके साथ, जब नहीं शेख साहब ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम है, आप क्या बोल रहे हैं अभी मैं नहीं सुन पा रही हूँ। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। एक सेकंड दारूवाला साहब, एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट हिज आंसर, लेट हिम कंप्लीट। अरे बोलिए। देखिए, ये में भी हो सकता है ज्यादा पावर है हमारी पार्टी का, हमारे एनसीपी में अजित पवार साहब काम कर रहे हैं, पवार साहब के हम उनके नेतृत्व से काम कर रहे हैं। नहीं पैनल प्लीज मुकेश जी को दोबारा जोड़िए क्योंकि उनकी ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है और क्योंकि बात क्लियर नहीं हो रही है इसलिए चर्चा भी ठीक से नहीं हो पाएगी। उनको दोबारा जोड़िए आप प्लीज। मैं अली दारूवाला साहब एक मुकेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास प्लीज। आपका ऑडियो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है सर, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, आपकी आधी आवाज आ रही है आधी नहीं आ रही, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। हम दोबारा आपके पास जुड़ते हैं, पैनल प्लीज इसे ठीक कराइए। अली दारूवाला साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए एक चीज तो तय है ना, जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आप देखिए अभी कुछ दिन पहले तक ही हम देख रहे थे शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल, ये दोनों कहते हैं ना कि एक छाया की तरह एक दूसरे के साथ, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जिस तरीके से एनसीपी को बाय बाय कहते हैं, जिस तरीके से शरद पवार के साथ को बाय बाय कहते हैं, ये परिस्थिति क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई एक बेहतरीन तस्वीर लेकर आने वाली है, या फिर 2019 में भी यही कोशिश की गई थी लेकिन 80 घंटे के बाद जो तस्वीर बनी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी? दारूवाला साहब। लावनी मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। इतनी देर में प्लीज शेख जी को दोबारा जोड़िए जी। ऑनरेबल प्रफुल्ल पटेल जी, छगन भुजबल जी, हसन मुशर्रफ जी, ये जितने भी दिग्गज नेता 40 नेता जो आज हमारे एनसीपी में जुड़े हैं, ये लोग ना कि यहाँ पर कोई किसी के डर से जुड़े हैं, ना कि इनके ऊपर कोई दबाव है, ये यहाँ पर केवल और केवल
या पर फ्लैगशिप प्रोग्राम जनता जनार्दन का जो हमारे ऊपर विश्वास है इसको मद्देनजर रखते हुए जुड़े हैं। ये 40 नाम क्या दे दिए गए हैं? नहीं, पहले क्लियर कीजिए, क्या 40 के 40 नाम दे दिए गए हैं? क्योंकि अजीत पवार साहब अभी कह रहे हैं, अभी उन्होंने 40 बोला लेकिन 40 नाम नहीं दिए हैं साहब। देखिए क्लियर हो जाइए, पहले उन्होंने बोला लेकिन 40 नाम नहीं दिए। उन्होंने अभी कुछ लोगों के अभी रिएक्शंस भी आ गए जो कह रहे हैं कि एनसीपी मतलब शरद पवार। बिल्कुल नहीं, जो कह रहे हैं ये झंडा यानी शरद पवार, घड़ी यानी शरद पवार। मैं तो ये इसके आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन यानी शरद पवार, लोक नेता यानी शरद पवार। शरद पवार जी कोई छोटे हल्के नेता नहीं है, वो हमारे महाराष्ट्र के लोक नेता है, हम उनका आदर करते हैं। शरद पवार जी को मैं आज कुछ भी शब्द नहीं कह सकता क्योंकि मेरी उतनी औकात और लायकी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ शरद पवार जी ये काफी सूझबूझ काफी सीजन नेता है। हो सकता है आज भी कल शरद पवार जी हमारे पार्टी में रहेंगे। मैं मुखलेश जी जैसा मुखर नहीं सकता क्योंकि आज शरद पवार ऐसे है, कल हमारे पार्टी में आगे तो वैसे हो गए। मैं इनके जैसा चीप पॉलिटिक्स में नहीं यहाँ पे बिलीव ही नहीं करता। कमिंग बैक टू द 40 एमएलए जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था, 40 एमएलए जब माननीय अजीत पवार जी ने कहा है वेरी सून उनसे बातचीत चालू है। जब 40 कहा है तो हम आपको 40 सीट गिन के देंगे। पॉइंट नंबर 1, ओबीसी रिजर्वेशन, बीसी रिजर्वेशन, देश की उन्नति, महाराष्ट्र के अंदर जो ड्राउट प्रोन एरियाज है, बारामती जो लिंक रोड है, समृद्धि हाईवे, ये सारे काम अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे झगड़ा करके एक के साथ चिटचिट करके आप विकास का काम नहीं कर सकते। अजीत पवार जी ये बात को जान चुके हैं। लावनी जी नहीं, अजीत पवार जान चुके हैं, लेकिन अली दारूवाला साहब देखिए, क्रेडिबिलिटी एक वर्ड होता है पॉलिटिक्स में, ठीक है, संभावनाओं का द्वार तो होता है, लेकिन विश्वसनीयता भी एक वर्ड होता है, क्रेडिबिलिटी भी होती है। 80 घंटे तक साथ रह के साथ छोड़ दिया गया था, मना लिया था चाचा जी ने अपने भतीजे को। अभी की जो परिस्थिति है, अगर वही परिस्थिति दोबारा दोहरा दी जाती है तो जो दावे जो दम अभी आप भर रहे हैं, क्या वो बदल नहीं जाएंगे? अली दारूवाला साहब देखो, आज ये राजनीति, आज रात भी कुछ भी हो सकता है, मगर अगर अजीत पवार जी हमारे साथ रहते हैं तो उनका स्वागत है। डबल इंजन में ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि अब जब सांसद में हम जब 200 मेंबर ऑफ असेंबली लेकर हम जब जाते हैं तो बिल पास करना, यहाँ पे तरक्की उन्नति के काम करना, इसके अंदर जो वेग, इसके अंदर जो स्पीड आती है, इसके लिए शिंदे जी ने इसको डबल में ट्रिपल इंजन की सरकार कही। इसके साथ में यहाँ पे उन्नति, जनता का जो भविष्य है ये उज्जवल और फास्ट ट्रैक से जा सकता है। ठीक है मुखलेश जी, जनता का विकास फास्ट ट्रैक से जाएगा, इसीलिए अजीत पवार समझ चुके हैं। अब असली एनसीपी कौन, इसकी लड़ाई है मुखलेश जी, असली एनसीपी कौन, लड़ाई इसकी होगी अब तो। असली एनसीपी शरद पवार ही है और हमारे पार्टी का अध्यक्ष है। पार्टी के सारे कार्यकर्ता शरद पवार जी के साथ है। अजीत पवार साहब को मनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पवार साहब पहले भी कोशिश किया, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, विकास के लिए जाए या फिर आने वाले समय 2024 के लिए जाए, अजीत पवार की मजबूरी है। तो अजीत पवार साहब की उनका खुद का फैसला लेने का उनको हक है। प्रफुल्ल पटेल खुद फैसला ले सकते हैं। हमारे पास तो समझदार है, हम 54 एमएलए हमारे पास समर्थन है। कितना समर्थन है, क्लियर कीजिए ना, कितने लोग हैं आपके पास? आपके तो खुद शरद पवार साहब ये कह रहे हैं कि अभी मुझे नंबर्स के बारे में मत पूछिए, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस। मैं भी नहीं बता पाऊंगा लावली जी, नंबर मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 54 एमएलए के अंदर अभी कितने गए, क्या गए, वो तो होगा। वो तो 40 का दम भर रहे हैं ना, वो 40 का दम भर रहे हैं, उस हिसाब से आपके पास 13 है। लेकिन ये जो है ना 3-13 वाला जो खेल है, अभी तो एनसीपी ना 3 में रह पा रही है ना 13 में। आप दावे और दम तो भर रहे हैं, लेकिन आंकड़े किसके पास होंगे? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। आज इस ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे महाविकास अघाड़ी की जो गाड़ी पलट रही है, जो आंकड़ों का खेल है। अजीत पवार भले ही अभी शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इसके पहले भी अगर आपको याद हो 2019 में जिस तरीके की परिस्थिति बनी थी, महज 80 घंटे के लिए वो शामिल हुए थे और फिर उन्होंने प्रणाम कर लिया था साथ से। क्या इस बार भी ये अतिथि ऐसे ही रहने वाले हैं या कुछ बड़ा होगा, परिवर्तन होगा? मैं इस वक्त राजमोहन साहब आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये परिस्थिति देखिए, अगर आप भी देख रहे हो तो सोशल मीडिया पे एक चर्चा और सरगर्म हो चुकी है। मैं कुछ रिएक्शंस देख रही थी, उसमें ये लिखा हुआ है कि अजीत पवार जी की एंट्री एकनाथ शिंदे साहब के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी हाल में, प्रश्न पूरा सुन लीजिए,
किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी जो पहले परिस्थिति बनी थी, जब सरकार बनी थी और उसके बाद जो स्थितियां हुई शिवसेना को लेकर, इस सब कहते हैं ना कि दूध का जला जो होता है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वो परिस्थिति ना बने इसके लिए क्या ये आज जो अजीत पवार जी की एंट्री है वो शिंदे साहब के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खैर मास्टर स्ट्रोक का ही जा रहा है। नहीं लावनी जी, देखिए इस प्रकार से कोई समस्या नहीं है, कहीं नजर नहीं आती। ठीक है, कुछ ऐसे कयास लगाए जाते हैं क्योंकि राजनीति है, राजनीति में हर कोई अपने एंगल से सोच लेता कि इस प्रकार से ऐसा हो रहा होगा, शायद अपने आप को सेफ कस्टडी में शामिल करने के लिए, अपने आप को बचाने के तहत इस प्रकार की प्रक्रिया करी गई है या करवाई गई है, व्हाटएवर। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार से कहीं भी यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया गया, ना कि किसी को सीएम की कुर्सी पे लाया गया है, ना किया गया है। क्योंकि हमारे जो सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ संभाजी शिंदे साहब, वो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत हैं, उनकी नीतियों पे चलते हैं। जो हिंदुत्व की नीतियों की सपोर्ट करता है भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं के साथ हमारा गठबंधन हुआ था। फिर वही बात कर रहा हूं, उसी से साथ चलता है। बाकी अजीत भाई सीएम तो एक ही है, लेकिन अब डिप्टी सीएम दो हैं। अब ये जो दो पटरियां चल रही हैं, उसमें आपने पहले भी देखा कि किस तरीके से बयानबाजी होती रही है एक दूसरे के खिलाफ। उनके बीच में कंपैटिबिलिटी कैसे बनाएंगे साहब? क्योंकि कंपैटिबिलिटी अभी तक ये कहा जाता था शिंदे प्लस देवेंद्र फडणवीस यानी 1 और 1 + 11 कहा जाता था। अब तो तीसरा जुड़ गया है। आप लोगों की तरफ से रिएक्शन आया कि 111 हो गए, लेकिन ये 111 बनेगा कैसे, मिलाएंगे कैसे? जी पुन साहब जल्दी से शॉर्ट कमेंट, मुझे ब्रेक लेना है। जी लवली जी, देखिए महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज जो पार्टियां विकास की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर चलने की बात करती हैं, वो एक साथ होकर आगे चलेंगी और महाराष्ट्र का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम जनता इससे बिल्कुल खुश होगी और उनके लिए सुअवसर है कि आज चलिए आप कह रहे हैं आम जनता खुश होगी, लेकिन शरद पवार साहब कह रहे हैं कि लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या तस्वीर बनती है इस पर भी नजर आएगी। फिलहाल चर्चा जारी रखेंगे। शेख साहब, अभी एक कोट पढ़ रही थी मैं शरद पवार साहब का। उन्होंने जिस वक्त शिवसेना टूट रही थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे में राजनीतिक कौशलता की कमी है। ये स्टेटमेंट उनका था, शरद पवार साहब का। अब शरद पवार साहब क्योंकि एक वेटरन पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे ही इतनी बड़ी परिस्थिति बनने वाली है, इतना बड़ा बदलाव होने वाला है, उनको भनक तक नहीं लगी। उद्धव साहब के बारे में जो आप कह रही है लवली जी, उद्धव साहब ठाकरे बीमार था, उसके कारण उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत सही नहीं थी, थोड़ा सा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। ये तो जग जाहिर है, सारे लोगों ने देखा है। और पवार साहब की बातें अलग है। पवार साहब को नहीं पता था, पवार साहब ने भरोसा किया कि जब उनकी सुप्रिया तोड़े उनकी बेटी को जो कार्याध्यक्ष बनाया है, आपने प्रफुल्ल पटेल साहब को भी देखा है कार्याध्यक्ष बनाया है, तो ये भरोसा करते किसी पे भी। और शरद पवार साहब जो है भरोसा किया है। अब भरोसे के अंदर अजीत पवार साहब को कौन सी दबाव या कौन सा दारूवाला साहब ने कहा कि 3 घंटे के अंदर इतना बड़ा खेल हो गया। ये दारूवाला साहब खेल तो हो गया है, ये देवेंद्र जी बता सकते हैं। एडमिशन कराने का काम भाजपा के अंदर या सरकार गिराना बनाने का काम देवेंद्र जी करते हैं। नहीं तो सारे नामों में प्रफुल्ल नहीं। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, आप उधर कोट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप लोग बार बार कोट कर रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल साहब क्यों चले गए भाई? आप लोग बार बार अजीत पवार के लिए कहेंगे कि हाँ डराया धमकाया जा रहा है, छगन भुजबल जी का नाम लिया जा रहा है, ऐसे 1-2 और लीडर्स का, विधायकों का नाम लिया जा रहा है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रफुल्ल पटेल साहब के साथ क्या प्रॉब्लम थी? वो तो राइट हैंड माने जाते थे ना, उनके ऊपर तो अभी तक ऐसा कोई दाग नहीं सामने आया। प्रफुल्ल पटेल क्यों चले गए? फिर तो ये सोचने वाली बात है ना साहब। देखिए हसन मुशर्रफ साहब भी गए, प्रफुल्ल पटेल भी गए, साथ में आप देखिए किस तरह की इंक्वायरी उनकी चल रही थी हसन मुशर्रफ साहब की। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि इंक्वायरी नहीं चल रही। अरे प्रफुल्ल पटेल पर जवाब दीजिए ना, हसन साहब पर क्यों जा रहे? पहले प्रफुल्ल पटेल पर बताइए ना, वो क्यों चले गए, क्या सोच कर गए? वो प्रफुल्ल पटेल अगर गए हैं क्या सोच के, प्रफुल्ल पटेल इसलिए गए हैं अजीत दादा पवार साहब के साथ। ये प्रफुल्ल पटेल साहब ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि मुझे बनाने वाला एक आज इतने बड़े बड़े पोस्ट में लाने वाला शरद पवार साहब है। मैं शरद पवार साहब की इज्जत करता हूँ और शरद पवार साहब के पार्टी में हूँ।
अभी तक पार्टी से निकाला नहीं है, तो इसके बारे में कहना गलत अरे होगा ना। साहब वो पार्टी में है, लेकिन उनकी उपस्थिति देखिए आप लोग खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि ये जो परिस्थिति बनी है ना, नाप से उगली जा रही है ना निगली जा रही है, अभी बड़ी बड़ी कंफ्यूजन स्टेट है। इसीलिए राजपूत साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपका रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन मैं सीधे राजपूत साहब आपके पास आ रही हूँ कि बार बार मैं प्रफुल्ल पटेल साहब का नाम लेती हूँ, लेकिन उस पर बहुत क्लैरिटी ये नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर जो भी चेहरे अभी सरकार में शामिल हुए हैं, उनकी तरफ से एक ही बात बार बार कही जा रही है कि ये महाराष्ट्र और देश के विकास के लिए है। मेरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण आपसे ये है कि 40 विधायक अगर साथ आ जाते हैं, और जैसा कि अजीत पवार साहब कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में अभी विस्तार होगा, अभी तो सिर्फ 8 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, अभी देखिए अभी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। ऐसे में क्या ये एकनाथ शिंदे के लिए, आप लोगों के लिए एक बड़ी पेशानी पर बल लेने वाली तस्वीर नहीं होगी? क्योंकि बहुत सारे अभी भी आपके ऐसे चेहरे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री पद की शपथ वो कब लेंगे, नहीं हो पाया है, उनकी शपथ अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए लावनी जी, किसी प्रकार की, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इस प्रकार से कुछ नहीं है और मिलकर साथ चलने की बात है। अगर वो हमारे साथ मिलकर चलना चाहते हैं, हमारे साथ हमारी नीतियों की, हमारी विचारधाराओं से अवगत है, ऐसा नहीं है हम उनके पास, वो हमारे साथ आ रहे हैं, वो इन नीतियों के तहत, मतलब आपके कद में कोई कमी नहीं आएगी, आपके कद में कोई कमी, हमें कोई, ठीक है, नहीं हमारे पे कुछ, ठीक है। दारूवाला साहब वो कह रहे हैं हमारे कद में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे स्थानीय चुनाव हुए जहां पर शिंदे गुट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को क्या लगा कि आने वाले समय में चुनाव है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है, और इसलिए ये बड़ा बदलाव। जल्दी से क्विक रिएक्शन सर। अली दारूवाला साहब, अली दारूवाला साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? आई थिंक उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। एनसीपी से हमारे सर मुकेश शेख साहब है, लास्ट कमेंट उनका ले लेती हूँ। पार्टी किसकी है सर अभी भी? ये पार्टी शरद पवार साहब की है और शरद पवार के साथ हम सब है। चलिए शरद पवार साहब की है, लेकिन अभी पार्टी में कितने लोग हैं ये भी तय करना जरूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पलटी है, लगातार हमारी नजर बनी हुई है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। बहुत बड़ा दिन था, संडे सुपर संडे इसलिए हो गया क्योंकि वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। अजीत पवार आज सीधे सीधे शिंदे सरकार के हो लिए हैं। अजीत पवार के साथ साथ 8 और चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। 40 विधायक कह रहे हैं कि उनके साथ हैं, और ऐसे में अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद अब ये कह रहे हैं कि एनसीपी का पार्टी नाम सिंबल सब उनके साथ है। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी शरद पवार ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाकर उठाया गया कदम है। और मैंने तो वो दिन भी देखे हैं जब मेरे साथ केवल 5 विधायक थे, और मैं अब जनमत संग्रह करूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा और पार्टी को पुनर्जीवित कर दूंगा। ऐसी परिस्थिति में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं। याद होगा आपको 2019 में जब ऐसी ही कुछ सुबह हुई थी, याद होगा आपको जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, अहले सुबह ही सुबह अजीत पवार साहब ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, लेकिन महज 80 घंटे के बाद भतीजे को चाचा ने यानी शरद पवार साहब ने मना लिया था। इस बार भी ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि शरद पवार साहब हैं, 65 साल का पॉलिटिकल करियर है और वो जानते हैं कि राजनीति में शय और मात कैसे दी जाती है। एक करिश्मा फिर वो करेंगे, इस आस में अभी भी तस्वीरें बदलने की कल्पना की जा रही है, लेकिन क्या ये इस बार संभव हो पाएगा? क्योंकि बीते दिनों का जो घटना चक्र हुआ है, उस घटना चक्र को अगर आधार बनाया जाए तो अजीत पवार की नाराजगी, उनकी बगावत उस आधार को मजबूत करती है। बीते दिनों ही आपने देखा कि किस तरीके से कि कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जाता है सुप्रिया सुले को, प्रफुल्ल पटेल साहब का भी नाम होता है, लेकिन आज तो बड़ा विचित्र रहा ये देखना कि प्रफुल्ल पटेल साहब की भी उपस्थिति वहां पर उस वक्त नजर आई जब अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे थे। जो तस्वीरें आज बनी हैं वो महाराष्ट्र में किस तरीके की नई सियासत की बिसात बिछा रहे हैं, इसी को लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए जरा सुन लीजिए कि किस तरीके से एक वाक युद्ध भी हुआ है। एक तरफ चाचा हैं, पॉलिटिशियन, वेटरन पॉलिटिशियन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी शरद पवार हैं, कह रहे हैं कि एनसीपी की नीतियों के खिलाफ जाकर यह कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ अजीत पवार हैं जो कह रहे हैं कि पार्टी भी मेरी, सिंबल भी मेरा, पार्टी का नाम भी मेरा। ये दरअसल पार्टी के लिए नहीं, मैंने जो किया वो देश और महाराष्ट्र की जनता के लिए किया है। किस तरह से ये वाकई युद्ध हुआ, आइए पहले देख लेते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं।
तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं, और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। ये फांसी के नेता लोग स्टेट प्रोविंशियल बैंक, जो महाराष्ट्र की बैंक है, इसके भ्रष्टाचार में फंसे हैं। दूसरा इल्जाम उन्होंने लगाया था, ये ऐसी कई बातें मैं कह सकता हूँ, जो मेजर 2 बातें उन्होंने कही, और आज उसी फांसी के जिन हमारे साथियों के खिलाफ इस तरह के इल्जाम इससे पहले लगाए थे, इन साथियों को अपने साथ लेकर मिनिस्टर की शपथ देने का काम किया। इसे ये बात साफ हो गई कि मोदी साहब ने जो इल्जाम लगाया था वो सच नहीं था। उन्होंने सहयोग, इन साथियों का सहयोग लेने की बात तय की, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। आज जो कुछ हुआ वो एक प्रेशर बात है। एजेंसी जो है देश की, इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए, ऐसे मुझे लगता है। ठीक तरह से तो शरद पवार साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं संयोग नहीं है, प्रयोग है। आधार तैयार किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच 2019 की वो कहानी एक बार फिर से याद आती है, जिसमें एक बड़ा परिवर्तन 80 घंटे के बाद ही हुआ था। सवाल ये है कि क्या इस बार भी, जैसे कि कहा जा रहा है, संजय राउत साहब का भी आपने देखा हो तो ट्वीट आ गया है कि रूठों को मनाना जानते हैं, देखिएगा परिस्थिति बदल जाएगी। क्या इस बार करिश्मा हो पाएगा? सीधे इस वक्त चलना चाहूंगी सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। संडे तो महाराष्ट्र के लिहाज से सुपर संडे हो गया, लेकिन ये सुपर संडे सवाल ये खड़ा करता है कि 2019 में जिस तरीके का करिश्मा कर दिखाया था शरद पवार साहब ने, वो करिश्मा इस बार क्या दोहरा पाएंगे? क्या इस बार फिर से मना पाएंगे अजीत पवार को, या इस बार सब कुछ बदल गया है? सब कुछ बदल नहीं देंगे, सब कुछ बदल दिया गया है अजीत पवार के द्वारा। और ऑडियो बढ़ाइए प्लीज। पवार ने इस बार जो है जो दांव खेला है, इस दांव का कोई कार्ड है वो शरद पवार के पास दिख नहीं रहा है, क्योंकि शरद पवार की बात को अगर आप देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से वो बोल रहे थे, जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज था, और राजनीति में एक चीज देखी जाती है लाभनी की, जब कोई नेता ये कहता है कि हिसाब जनता करेगी, इसका मतलब है कि उसके पास कोई जो है दांव अपनी बची हुई नहीं है। तभी वो कहता है कि अब हिसाब जो है वो जनता करेगी, यानी जब आप हार गए तो अब जनता के बीच में फैसला होगा। जैसे अगर आप नहीं भी कहेंगे तो पर भी आपको जनता ही लोकतंत्र में हिसाब करती है, सारी पार्टियों का, सारे नेताओं का। जिस तरीके से आज डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरीके से अजीत पवार ने किया है, वो बिल्कुल इस बार फूंक फूंक के कदम उठाया गया है। आप देखें, अजीत पवार शुरू में जब वो शपथ लेने के लिए गए थे तो बार बार ये कहा जा रहा था कि उनके साथ विधायकों की संख्या कितनी है, कोई बोल रहे थे 30 है, कोई 35 बोल रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा था कि जो जरूरी के जितने विधायक हैं उतने विधायक उनके पास हैं। यानी अगर अजीत पवार जो है अगर पार्टी को तोड़ के आते तो 2/3 विधायकों की संख्या उनके पास होनी चाहिए थी, और 2/3 विधायकों की संख्या 36 होती है, और उनके पास 35 से अधिक 35 विधायकों की संख्या कही जा रही थी। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शपथ लेने के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने एनसीपी के रूप में सरकार को समर्थन दिया है, यानी
पूरी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो अजीत पवार ने किया वहां पे, और पूरी की पूरी पार्टी का दावा कर रहे हैं कि पूरी की पूरी पार्टी जो है एनसीपी वो अजीत पवार के पीछे है। अब जो विवाद वाली जो जगह है, जो विवाद वाले जो पॉइंट्स है लावनी, वो ये है कि क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरी पार्टी अजीत पवार के साथ है, और उधर शरद पवार कह रहे हैं कि पूरी पार्टी जो है उनके साथ में है, और जो लोग उनके पास में है, जिन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया, वो भी इनके संपर्क में है, और ये कह रहे हैं कि जब अजीत पवार ने उन्हें बुलाया तो उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। तो दोनों की तरफ से दावे हो रहे हैं। अब कोर्ट में जाएगा मामला, और कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन की बात ये करेंगे कि जितने भी लोग अजीत पवार के साथ गए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि पार्टी के पदाधिकारी का कोई भी अधिकार जो है वो अधिकृत रूप से अजीत पवार के पास नहीं था। यानी अजीत पवार अगर ये प्रश्न करते हैं कि पूरी पार्टी जो है वो सरकार को समर्थन देगी, एनडीए सरकार को, शिंदे और फडणवीस को, अधिकृत तौर पे अजीत पवार इसके लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन यहाँ जो ट्विस्ट आप देखेंगे, ट्विस्ट ये है कि जो प्रफुल्ल पटेल है, प्रफुल्ल पटेल इनके साथ में है, और शरद पवार ने 1 महीना पहले जो बंदोबस्त किया था, जो 2 कार्यकारी अध्यक्ष दिए थे, उन 2 कार्यकारी अध्यक्ष में एक जो है वो पटेल है, और दूसरा जो है खुद सुप्रिया सूले है। तो सुप्रिया सूले वहां पे नहीं है। अब ये अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है लावनी कि राज्यपाल के पास जो लेटर दिया गया है, राज्यपाल के पास समर्थन की जो चिट्ठी है एनसीपी की, उस चिट्ठी में साइन किसका, यानी तो किसकी तरफ से दिया गया है? क्या अजीत पवार की तरफ से दिया गया है या प्रफुल्ल पटेल की तरफ से दिया गया है? क्योंकि अजीत पवार जो है तकनीकी तौर पे देने के लिए अधिकृत नहीं है, और अगर प्रफुल्ल पटेल देते हैं तो वो भी पूरी तरीके से अधिकृत नहीं है, क्योंकि जब 2 कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं तो दोनों के सिग्नेचर चाहिए, या नहीं तो जो शरद पवार है वो शरद पवार की वहां पर सिग्नेचर चाहिए। लेकिन अब मामला हो चुका है, राज्यपाल के पास लेकर जा चुका है, राज्यपाल एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसके बाद शपथ विधि हो चुकी है। अब शपथ विधि के बाद से आपके पास रास्ता बचता क्या है? ये बात की बिल्कुल साफ है कि अब 9 से 10 महीने की सरकार की अवधि बची है। 9 से 10 महीने में आपको लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, और उसके बाद जो हालांकि 9-10 महीने से पहले ही आप कहें कि जो चुनावी अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, और उसके बाद सब कुछ जो है चुनावी बोर्ड में है, तो उसके बाद कुछ कर नहीं पाएंगे। और अभी अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में इतना लंबा समय लगेगा, तब तक सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यानी गेम जो है पूरी तरीके से फिनिश है, और जिस तरीके से इस सियासत के शतरंज पे जिस तरीके से अजीत पवार ने गोटियां सेट की है, उसमें बिल्कुल शह और मात वाली खेल आज उन्होंने कर दी, और शह और मात का खेल बड़ा जबरदस्त खेल होता है ये शतरंज का। और शतरंज के खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो खुद शरद पवार साहब, मैं बार बार कह रही हूं, वेटरन पॉलिटिशियन, जिनका 65 साल से ज्यादा का राजनीतिक करियर हो, जो परिस्थिति को भांपते हुए, समझते हुए, उन्होंने खुद कहा कि मैंने तो 5 विधायकों के साथ पार्टी को खड़ा कर दिया था, मैं जानता हूं पार्टी कैसे खड़ी करते हैं, और हमने देखा भी है। उठाकर अगर हम यूपीए के कार्यकाल में भी जब उनकी उपस्थिति थी, तब भी हमने देखा कि किस तरीके से वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। लेकिन उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और इतनी बड़ी संख्या में, कोई ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, अगर 40 कदम भरा जा रहा है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग अजीत के साथ चले जाएंगे, उनको भनक क्यों नहीं लग पाई? 5 दिन पहले की एक तस्वीर सामने आई जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वो लोग बैठक करते हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब बाकायदा बगल में बैठे हुए हैं। क्यों नहीं भनक लग पाई कि आज प्रफुल्ल पटेल साहब भी अजीत पवार के साथ उपस्थित हो जाएंगे? कहां से क्या गेम हो गया? जो छगन भुजबल हैं, छगन भुजबल ने खुद जाकर के कहा था शरद पवार को कि आप जो है ये जो अजीत पवार जो कर रहे हैं वो गलत है, मैं जाकर के उनसे बात करूंगा। और छगन भुजबल भी अजीत पवार के साथ जाकर के बैठ गए। तो किस लेवल पे राजनीति हो रही थी और किस लेवल पे शरद पवार से लोग दूर जा रहे थे, ये चीज शरद पवार भाप नहीं पाए। और 2 चीज कही शरद पवार ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसका जिक्र अभी आपने किया, कि हमने 5 लोगों से पार्टी को फिर से शुरू किया हुआ था, बगावत इससे पहले भी उनके साथ हुई है, और कभी 50 से ज्यादा विधायक जो उनको चले गए थे। लेकिन उस समय और इस समय में फर्क ये है, उस समय जो बगावत हुई थी उसमें अजीत पवार उनके साथ थे, यानी परिवार का कोई लोग उनके उस बगावत में साथ नहीं था। लेकिन इस बार परिवार में बगावत हुई है। परिवारवाद वाली जो पार्टियां होती है उसमें जब परिवार के लोग ही बगावत करते हैं तो इसी तरीके से होता है। उद्धव ठाकरे ने कहा, आप देख लें,
राज ठाकरे का आप देख लें, जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव वाला देख लें, तो ये सारी चीजें ऐसी है। और दूसरी बात, अजीत पवार ने जो किया है उसकी सीट तो शरद पवार की नहीं थी, और अभी जो अजीत पवार ने किया है वो कोई नई बात तो नहीं है। एनसीपी ने यही अरेंजमेंट जो है नागालैंड में किया हुआ है। नागालैंड में जो इनके विधायक हैं वो एनडीए के साथ में सरकार में है, बीजेपी के साथ वहां पे सरकार बनाया, और वहां उसके बाद शरद पवार का जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट ये था, और आज भी वो स्टेटमेंट है शरद पवार का, कि नागालैंड के जो विधायक हैं वो अपनी मर्जी से वहां पे है, पार्टी को कोई इसमें आपत्ति नहीं है, वो स्थानीय पॉलिटिक्स के हिसाब से उनका साथ दे रहे हैं वहां पे, और वो अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल जाती है, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल जाती है। नागालैंड में आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार थी, उसके बावजूद भी अगर विधायक वहां समर्थन देते हैं तो ये बात कही गई थी। यहाँ पर भी परिस्थिति ऐसी है, लेकिन इस परिस्थिति के बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने बार बार भारतीय जनता पार्टी के और जो शिंदे गुट के शिवसेना के जो प्रवक्ता मेरे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे उनसे भी ये प्रश्न किया, लेकिन मुकेश जी आपसे समझती हूँ, ये बगावत है या डर है? 30 जून को 1 साल पूरा होता है सरकार का। 30 जून को ही अजीत पवार ये कहते हैं कि 1 साल की अक्षम सरकार, और आज 2 जुलाई सुपर संडे सरकार के साथ होकर बल्ले बल्ले ये परिवर्तन 48 घंटे में घड़ी कैसे घूम गई, ये समझ से परे। मुकेश जी आपने ये सवाल मुझसे, मैं एक बार फिर से सवाल सीधा सा है। 30 जून को अभी 1 साल पूरा हुआ सरकार का, शिंदे सरकार का। 30 जून को ही अजीत पवार साहब एक स्टेटमेंट देते हैं कि 1 साल की अक्षम सरकार। 30 जून को जिसने ये बयान दिया हो, 48 घंटे के बाद घड़ी पलट गई, कैसे हुआ ये? इसीलिए पूछा जा रहा है ये बगावत है या कुछ और? बिल्कुल, ये जो अजीत पवार का बयान था, ये मुझे लगता है कि ये चीज जो है जनता में, देखिए 2 चीज है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ मैसेजिंग। मैं हमेशा जब भी आपसे पॉलिटिकल डिबेट होता है तो मैं इस बात को जरूर कहता हूँ, पॉलिटिक्स में जो बयान दिया जाता है, जो बॉडी लैंग्वेज, उससे भी एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। और अजीत पवार ने यह जो बयान दिया था, लोगों को ये लग रहा हो कि ये बीजेपी पे हमला है या सरकार पे हमला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो शरद पवार से उन्होंने बगावत की है, तो शरद पवार वेटरन लीडर हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के बिना सोचना अब तक जो है असंभव सा चीज था। और उस दौरान जब बगावत नहीं हुई थी तो यही बात अजीत पवार भी मानते थे। लेकिन अब अजीत पवार ने ये संकेत दिया है, जो लोग, जो कार्यकर्ता, एनसीपी के जो कार्यकर्ता जो अभी भी सहानुभूति रखते हैं शरद पवार से, जो विधायक हैं, जो जनता है, जो शरद पवार के साथ सहानुभूति रखते हैं, ये मैसेज उनके लिए था। और आज का जो मैसेज है, उन्होंने शरद पवार के लिए भी आज बयान दिया है। लावनी, अगर आपको याद हो तो शरद पवार के लिए अजीत पवार ने ये कहा कि हमने फोन पे बात की है और उनका हमें आशीर्वाद मिला। लेकिन बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था, वो कहते हैं कि आशीर्वाद बड़ों का लेकर आया हूँ, बड़े कहते हैं कि हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ से जो बयानों की कंपैटिबिलिटी है वो भी नजर नहीं आती, कोई यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आती है, और इसीलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ, पुनः आती हूँ मैं आपके पास। मेरे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय केनेकर साहब जुड़ चुके हैं। इस वक्त मंगेश काशिकर जी हैं जो प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और हमारे साथ इस वक्त एनसीपी का पक्ष रखने के लिए सुभाष मालपाड़ी जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सबसे पहले सुभाष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लगता है शायद सुभाष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय केनेकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं। संजय जी, बड़ा साधारण सा सवाल करूंगी, असली एनसीपी आपके साथ है या फिर ये कौन सी असली एनसीपी आपके साथ है केनकर साहब? आवाज नहीं आ रहा है। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रश्न दोहराऊं सर? आप सुन पा रहा हूं। ये जो एनसीपी का खेल चल रहा है, अजीत पवार साहब अब आपके साथ हो लिए हैं, डिप्टी सीएम हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये असली और नकली का खेल चल रहा है। असली एनसीपी आपके साथ है, ये मान लिया आप लोगों ने? ये असली जो एनसीपी असली एनसीपी थी, इतने आमदारों के साथ आई, ये असली एनसीपी आई है, और असली एनसीपी अभी शिंदे और देवेंद्र जी के साथ आई है, ये सरकार के साथ आई है। लेकिन अभी तो हम बहुत सारे तरीके से सुन रहे हैं, अभी ऐसे बयान आ रहे हैं कि जहां शरद पवार वही असली एनसीपी। शरद पवार साहब भी कह रहे हैं कि देखते जाइए, अभी इंतजार तो करिए। देखो, एक देश एक अलग दौर पर
जा रहा है, जहां देश की तरक्की होते हुए देख रहे हैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जो भी देश के हित के निर्णय लिए हैं, उस हित के निर्णय को सच्चे तौर से उसको बोले तो अपना समर्थन देना जरूरी था। तो वो अजीत पवार और उनके सही एनसीपी जो अजीत पवार के साथ है, उनके सभी गुट ने उसको समर्थन दिया है और उसी की तरफ से देश का जो हित चाहते हैं मोदी जी, उनके साथ रहने के लिए ये बात है। और दूसरी बात संजय जी लेकिन थोड़ी टेक्निकलिटी है। अभी हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी यही समझा रहे थे कि अधिकृत रूप से अजीत पवार जी कोई डिसीजन लेने के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में तो अभी ये मामला स्पष्ट रूप से नहीं सामने है, कोर्ट में भी जा सकता है मामला, हालांकि प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन जब अधिकृत रूप से तस्वीरों की बात आती है तो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है अजीत पवार साहब के पास। तो आप किस दावे के साथ कह रहे हैं असली एनसीपी आपके साथ? सही कहे तो जिसका जो पक्ष का सभी महत्व के लोग, जो कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जी और सभी छगन भुजबल जी, ये सभी राष्ट्रवादी के सही तरह से तो ये पूरे पिलर है और ये पिलर सभी अभी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ जुड़े हैं। शिंदे पिलर कह रहे हैं सुभाष मालपाड़ी साहब, असली पिलर्स तो चली गए अब सरकार के साथ। आपके पिलर के अंदर, आपका पिलर तो दरार पड़ गई, टूट गया सर। नहीं अभी नहीं, मैं सुभाष जी से पूछ, संजय जी मैंने आप ही की बात को, सुभाष जी एनसीपी का पक्ष रखेंगे, मैंने ये प्रश्न उनसे पूछा। सुभाष मालपाड़ी साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुभाष जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, प्लीज जरा पैनल ठीक कराइए। मेरे साथ इस वक्त मंगेश साहब को मैं देख पा रही हूँ। मंगेश साहब अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मंगेश साहब सुनाई दे रहा है जी। मंगेश जी, बड़ा साधारण सा प्रश्न करने वाली हूँ क्योंकि ये चर्चा सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा सरगर्म हो रही है। अजीत पवार की एंट्री और एकनाथ शिंदे जी का कद थोड़ा कम हो जाना, क्योंकि बीते स्थानीय चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आपका नहीं दिखा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती लोकसभा चुनाव में, और वो पहले की परिस्थिति देख चुके हैं, इसलिए छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। मानते हैं क्या कि अजीत जी की एंट्री से कुछ कद कम हो जाएगा शिंदे साहब का? कि गए पिछले महीने से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी, उसी वक्त भाकित किए थे बहुत लोगों ने कि अभी अजीत दादा पार्टी छोड़ के जाने वाले, उसमें से मैं भी एक था। और आज अजीत दादा ने अपने राष्ट्रवादी को लेके बाहर निकल गए, जैसे एकनाथ शिंदे साहब निकल गए थे, जिनके ऊपर बहुत लोगों ने, बहुत आमदारों ने विश्वास रख के उनके साथ वो निकल गए थे। अब विषय ऐसा है कि आप जैसा बोल रहे हैं कि शिंदे साहब का कद कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कारण बहुत सीधा और सरल है कि इसमें शिंदे साहब के साथ में सबसे ज्यादा खासदार शिंदे साहब के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा आमदार शिंदे साहब के साथ जुड़े हैं, तो उनका कद नीचे होने का कोई सवाल ही नहीं आता। और जिस तरह से वो गए लेकिन आज उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं, बॉडी लैंग्वेज हम सब देख रहे थे। कई बार वो ताली बजा रहे थे, कई बार ताली नहीं बजा रहे थे जब शपथ ग्रहण चल रहा था, कई बार वो कहीं खोए हुए से भी नजर आए, एक टक जमीन देख रहे थे तो देखते ही जा रहे थे। क्या चल रहा था मन में? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा रहता कि एक शासकीय कार्यक्रम में जब कोई आदमी बैठता है तो उसके हाव भाव में तो फर्क पड़ने ही वाला है, उसमें कोई उतना कुछ सोचने वाली तो बात नहीं है। मैं पूछ रही हूँ साहब, संकेत जो होता है वो भाव भंगिमाएं, बॉडी लैंग्वेज भी दे देती है। मुकेश जी आप मुस्कुरा रहे हैं मेरे इस प्रश्न पर, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए बार बार देखिए एक बात तो शुरू हो चुकी है, चर्चा ये उठ चुकी है कि कद को लेकर थोड़ी सी संभावनाएं दूसरी उलट हो सकती हैं बीते स्थानीय चुनाव में, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं था। इसके अलावा स्थानीय चुनाव, आप कौन से स्थानीय चुनाव की बात कर रहे हैं? बीते दिनों कुछ जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर जब चुनाव की बात हो रही थी, बहुत सारे उपचुनाव की उस पर बात हुई, पंचायत में भी चुनाव की बात हुई। मुकेश जी आपके पास आ रही हूँ, मुकेश जी आपके पास आ रही हूँ जी। गत वर्ष से चुनाव ही नहीं हुए यहाँ पे अपने। मुकेश जी जी, मुझे लग रहा है लावनी ये जो मूव है ये बड़ा ही कैलकुलेटिव मूव है, और अब इस मसले पे कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगर शरद पवार भी इस बात को समझ गए हैं और शरद पवार जानते हैं कि अब इस चीज को वापस नहीं लिया जा सकता, यानी 2014 में जो जिस तरीके से उन्होंने बाजी पलट दी थी,
तो अब उनमें वो शक्ति नहीं है, क्योंकि एक बार भाजपा लग जाने के बाद या एक बार भाजपा लगने के बाद अजित पवार ने इस बार काफी कैलकुलेटिव मूव किया है और वो सारे इंतजाम कर लिए हैं जो इंतजाम अपनी सरकार को बचाने और अपने गुट को बचाए रखने के लिए करना चाहिए था। लेकिन अब जो मसला है, वो मसला जो सारे चैलेंजेस जो है वो शरद पवार के पाले में है। शरद पवार को अब 2024 के लिए दो चीजें करनी बहुत ही जरूरी है। एक तो अपनी पार्टी का नाम, अपनी पार्टी का सिंबल, और दूसरी बात जो एक जनता के बीच में जो एनसीपी का आधार है, वोट बैंक है, उस वोट बैंक को इंटैक्ट रखना अब चुनौती शरद पवार के पास है। अजीत पवार जो है, अजीत पवार इस बात को बोल रहे हैं इसीलिए बार बार कि ये जो मैसेज उन्होंने कहा कि शरद पवार ने भी मीटिंग में कहा था कि मोदी ही 2024 में आ रहे हैं। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जो एनसीपी के जो वोटर हैं, जो एनसीपी को वोट देते आ रहे हैं, उनके बीच में एक मैसेज देना है कि शरद पवार भी चाहते हैं कि 2024 में मोदी ही आए। इसलिए अगर अजीत पवार ने बगावत की है और वो बीजेपी के साथ गए हैं, तो जो वोटर हैं एनसीपी के, वो अजीत पवार के साथ आए और जो सेंटिमेंट शरद पवार का है उस सेंटिमेंट के हिसाब से अजीत पवार को वोट दे। तो ये एक मूव है। अब सारे चैलेंजेस जो है शरद पवार के पास है कि वो अपनी बात को किस तरीके से इंटैक्ट रखते हैं। जी, यानी विनेबिलिटी फैक्टर को देखा गया है और इसीलिए ये एक स्टेप उठाया गया। सुभाष मालपाड़ी साहब, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुभाष जी, एम आई ऑडिबल टू यू? सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लगता है शायद सुभाष जी तक आवाज नहीं पहुंचा पा रही है, और सुभाष जी का एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष जी, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है सर? नहीं, सुभाष जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय केरकर साहब, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक जो स्थिति बन गई है अभी, जो स्थिति बनी है, ये कहा जा रहा है कि अब डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। लेकिन 2019 की वो तस्वीर याद आती है जब महज 80 घंटे के अंदर ही शरद पवार साहब ने मना लिया था अजीत पवार जी को। क्या आपको लगता है कि एक वो तस्वीर, एक आशा, क्योंकि बहुत सारे संजय राउत साहब का आपने अगर देखा हो स्टेटमेंट, या अभी जो 13 चेहरे कहे जा रहे हैं उनके तरफ जितेंद्र आभार साहब को अभी हमने सुना कि असली एनसीपी मतलब शरद पवार होता है, इस तरीके की जो परिस्थिति बन रही है, क्या आपको लगता है कि वो स्थिति दोहराई जा सकती है? क्या बना सकते हैं फिर से? एक तरह तौर पे ये अभी तीन इंजन का सरकार है, लेकिन सही तौर पे ये बहुत ही अच्छा गठबंधन अभी सही तरीके से हुआ है, जो सही एनसीपी, सही शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये सही तौर पर गठबंधन है। क्योंकि आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे जी को पुत्र प्रेम से सभी उनके तरफ से भाग गए हैं, अभी पुत्री प्रेम से इनके तरफ के सब भाग गए हैं, क्योंकि लोग विचारों से पार्टी चलाना चाहता है, पुत्र और पुत्री प्रेम से पार्टी चलती नहीं है, और ये जनता भी जानती है। इसी की वजह से ये गठबंधन कार्यकर्ताओं का है, और सही तौर से जो नेता पार्टी चलाना चाहता है उनका ये गठबंधन है, जो पार्टी चलाना चाहता है सही तरीके से। लेकिन क्रेडिबिलिटी भी तो होती है ना साहब, जो बीते दिनों हुआ है, जनता क्रेडिबिलिटी को भी तो देखेगी, उस इतिहास को भी याद करेगी। इसीलिए ये प्रश्न मैंने पूछा था कि प्रैक्टिकल होगा ये गठबंधन। जो राष्ट्रीय बैठक हो गई है एनसीपी के, उसमें जनता ने देख लिया ना, आप किसको अध्यक्ष करना चाहते हैं, किसको कार्य अध्यक्ष करना चाहते हैं, आपने देखा है ना। अजीत पवार जो पार्टी को सही तरह से चला रहे थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी देने का आपने दायित्व नहीं दिया है। उसी टाइम लोगों ने समझ लिया है कि ये पार्टी पुत्री प्रेम के लिए चला रहे। ठीक है, मुकेश जी का एक स्टेटमेंट इस पर जरूर लेंगे। मुकेश जी, मैं एक सवाल जो है बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे संजय जी बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि सही बीजेपी और सही शिवसेना के लोग बीजेपी के साथ आए हैं। मैं एक चीज चाहूँ, जब आप 2024 में साथ में जाएंगे चुनाव में, तो बीजेपी का जो कोर एजेंडा है हिंदुत्व का, क्या बीजेपी अपने कोर एजेंडा में कुछ एडिट करेगी या अपने आप को कोर एजेंडा से दूर ले जाएगी, या जो एनसीपी जिसे आप अजीत पवार के नेतृत्व से आप कह रहे हैं कि सही एनसीपी, या एनसीपी अपने आप को एडिट करके हिंदुत्व के एजेंडे पे लाएगी, या दोनों के बीच का कोई मेल है? आखिर दोनों आप लोग मिले हैं, ठीक है, ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, बहुत अच्छा गठबंधन है, लेकिन एजेंडे का क्या होगा? बीजेपी जिस कोर एजेंडे को लेकर के चलती आ रही है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उस एजेंडे पे क्या एनसीपी आएगी? क्योंकि एनसीपी हमेशा से
शुरू से हिंदुत्व के एजेंडे से दूर जाती रही है और ये चुनौती होगी। तो आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि आपका कोर एजेंडा आपके साथ ही है और आप उसी एजेंडे पे चलेंगे? मुकेश जी ने आपके लिए एक प्रश्न दिया था कि भाई आप सही बीजेपी, सही शिवसेना, सही एनसीपी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बीजेपी का कोर एजेंडा हिंदुत्व रहा है और एनसीपी किस तरह से तुष्टीकरण के लिए जानी जाती रही है, ये कैसे कंपैटिबिलिटी आप बना पाएंगे, सामंजस्य कैसे बनेगा? देखो, हमने तो हमारा एजेंडा बदलने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि एनसीपी हमारे साथ आई है, हम एनसीपी के साथ नहीं गए हैं, तो हमारा एजेंडा तो रहेगा। लेकिन हमारा एजेंडा आज भी पंतप्रधान देश के एजेंडा जो है, जो पंतप्रधान मोदी जी ने एक देश में सर्वसामान्य समावेश ऐसा देश के हित में एक जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, उसमें एनसीपी अपना ये लेके आ रही है। इसलिए भाजपा का हिंदुत्व का एजेंडा तो नहीं बदलेगा। लेकिन सर्व समावेशी कैसे हो पाएगा, ये भी तो महत्वपूर्ण है। सुभाष मालपाड़ी साहब क्या? जी संजय जी पूरा कर लीजिए जल्दी से। आज देश में कॉमन जो भी देश में निर्णय मोदी जी ने लिए है, उस निर्णय को लेके और उस निर्णय जो देश के हित में है, मैं अभी तो कॉमन सिविल का भी बताऊंगा, जो देश के हित सिविल कोड का जो देश के हित में है, वो देश के हित में देखकर ही ये एनसीपी के अजित पवार इसमें शामिल हुए हैं। अब ये सर देश का हित है, ये स्वयं का हित है, ये तो आने वाला समय बताएगा, ये तो परिस्थितियां जन्य जो तस्वीरें होंगी उसके आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, बड़ी दिलचस्प तस्वीर रही है। और सुभाष मालपाड़ी साहब क्या अभी सुन पा रहे हैं आप? मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी? सुभाष जी को अगर वो डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं तो जरा उनको फोन लाइन पर जोड़िए। मैं मंगेश जी आपके पास आ रही हूँ और फिर मुकेश जी आपके पास। हाँ बोलिए। मुझे लगता है शायद सुभाष जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है। सुभाष जी सुन पा रहे हैं अभी आप मुझे? हाँ सुभाष जी, ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते? असली एनसीपी कौन, नकली एनसीपी कौन? अब तो ये मामला छिड़ गया। एनसीपी में कोई बदल नहीं है, एनसीपी है। शरद पवार साहब की एनसीपी चलेगी। और अजीत दादा पवार ने जब अपने पत्रकार परिषद बोली थी, उसी समय उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रवादी पक्ष के आमदार, खासदार, जिला परिषद जो भी इलेक्शन है वो राष्ट्रवादी के घड़ियाल चिन्ह पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो एनसीपी का एजेंडा है, वो माननीय शरद चंद्र पवार साहब का जो एजेंडा है वही आगे चलेगा। कौन सा एजेंडा सर, थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। यहाँ तो एजेंडा भी बदल गया, आइडियोलॉजी भी बदल गई, क्योंकि जो जिस गठबंधन में वहां गए हैं वहां का तो एजेंडा और आइडियोलॉजी आप जानते हैं क्या है? हमारा एनसीपी का एजेंडा है सर्वधर्म समभाव, जनता की सेवा करना, और जनता के लिए जो भी काम होगा, जनता के लिए हमको जो कुछ करना पड़ेगा उसी हिसाब से अजीत दादा पवार जी जनता की सेवा किसके माध्यम से करेंगे, गिनती बता सकते हैं क्या? वो तो दम भर रहे हैं 40 का, आप गिनती बता दीजिए। आज जनता सत्ता पर आके हम लोग जनता की सेवा करेंगे ना। अरे कितने लोग, अरे एनसीपी का अस्तित्व, संख्या बल तो कुछ होगा ना। राजनीति में, सियासत में संख्या बल की भी तो की कहानी होती है ना। वो अस्तित्व कहाँ है, जरा संख्या बल बता दीजिए। अभी हमारे 54 तो एमएलए है ही अभी, और सांसद 5 है। तो इसी हिसाब से हम लोग एनसीपी का अभी जो 2024 में इलेक्शन आएगा तो हम आगे उसी हिसाब से जाएंगे जनता के सामने हमारा काम लेके। कॉन्फिडेंस देखिए, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस का दम। तस्वीरें सामने है लेकिन कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में भी बड़ी महीन सी लाइन होती है। वो महीन लाइन शायद अब भी शरद पवार साहब का पक्ष रखने के लिए सुभाष मालपाड़ी साहब जुड़े हुए हैं, उस महीन बारीक लाइन को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि न 3 में न 13 में, न सूत न कपास, लेकिन जुलाहे से लट्ठम लट्ठा चल रही है साहब। यही परिस्थिति है। मुकेश जी, सुभाष मालपाड़ी जी को सुन लिया ना आपने? मेरा प्रश्न आपसे ही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक एक रेखा होती है। और जो सुभाष जी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सुभाष जी की मजबूरी है। कोई भी एमसीपी का नेता अभी जो टेलीविजन में या किसी भी डिबेट में, उनको यही कहना होगा, क्योंकि असल जो फैसला है वो जनता करेगी। शरद पवार खुद कह चुके हैं कि अब जो कोर्ट जो है, बॉल जो है वो जनता के कोर्ट में है, यानी चुनाव में फैसला होगा। शरद पवार भी इस बात को जानते हैं, वेटरन लीडर है, कि ऐसी परिस्थिति में अब जो है कोर्ट के माध्यम से जो है वो कुछ नहीं होगा, जनता के कोर्ट में सबको जाना होगा। और
जनता के सोच में जाने से पहले जो 10 महीने का टाइम है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो नुकसान है लावनी, ये जो पूरा आज डेवलपमेंट हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो केवल एनसीपी का नुकसान नहीं है, ये विपक्ष का जो महागठबंधन बन रहा था उस विपक्ष के महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान है। और अब जो है जो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, अभी जो है फिर से कर्नाटक में जो विपक्षी एकता के लिए जो 12 तारीख की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें ये सारी चीजें जो है छाई जाएगी। और पिछली मीटिंग में एनसीपी जिस मजबूती के साथ इस विपक्षी एकता की मीटिंग में भागीदारी कर रहे थे वो मजबूती जो है शरद पवार के या एनसीपी के प्रतिनिधि में नहीं दिखी। यानी जो विपक्ष का एक विपक्षी एकता है, विपक्षी एकता जो है वो टूटी है। और महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत हुई हो या नहीं हो, क्योंकि देखिए आपने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा लेकिन एनसीपी ने अपना एजेंडा छोड़ करके आपके साथ आए हैं। तो एनसीपी ने आपके एजेंडे को अपनाया यानी बीजेपी के एजेंडे को अपनाया है, तो जनता एनसीपी के इस फैसले को स्वीकार करती है या नहीं करती है तो चुनाव के रिजल्ट्स बताएंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी मजबूत हुई है, एनसीपी कमजोर हुई है। एनसीपी कमजोर हुई है, बीजेपी मजबूत हुई है और एनसीपी केवल कमजोर नहीं हुई है, विपक्ष कमजोर हो रहा है, विपक्षी एकता को पर दरार लग रही है। और ऐसे में ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है इसकी जो तस्दीक होगी, इससे प्रमाणित किया जाएगा जो आने वाले चुनाव होंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने के लिए बार बार कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानना चाहेंगे शिंदे गुट से कि ये जो एक बदलाव आया है इस बदलाव को आने वाले वक्त में जो चुनाव होगा उसे देखते हुए किस तरीके की रणनीति अब शिंदे सरकार की होगी, किस तरह से लिया जा रहा है। संजय राउत साहब अभी भी कॉन्फिडेंट है कि देखिए बदलाव भले ही अब चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गया हो लेकिन एक बड़ा बदलाव अभी बाकी है, ये दम भर रहे हैं वो। मंगेश जी, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा, मैं रिपीट करेंगे आप? जी अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे मंगेश जी? संजय राउत जी ने आज एक ट्वीट करके लिखा कि जो कुछ लोगों ने महाराष्ट्र को साफ करने का बीड़ा उठाया है वो आपकी तरफ संकेत कर रहे थे और फिर आगे उन्होंने कहा कि अभी एक बड़ा बदलाव होगा, घबराने की बात नहीं है, पुनर्निर्माण अभी होगा फिर से उद्धव गुट के साथ मिलकर। हेलो जी मंगेश जी। हाँ आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज चलिए मैं दोबारा आती हूँ आपके पास, दोबारा आती हूँ। मुकेश जी से एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं, जरूरी है। मुकेश जी देखिए ये परिस्थिति जो बनी हुई है ये परिस्थिति क्या स्टेबल रहेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी रहेगी? 2024 के लिए ये गठबंधन काम करेगा, जो भी होगा 2024 के बाद होगा, लेकिन ये 2024 तक के लिए तो ये गठबंधन है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि अब दोबारा इसमें शरद पवार के हाथ में अब कुछ भी नहीं है कि ये बाजी पलट दे, बाजी अब उनके हाथ से निकल गई है। वो शरद पवार के बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा है, उनके स्टेटमेंट से भी पता चल रहा है कि बाजी शरद पवार के हाथ से निकल गई है। और इस बार शरद पवार ने जो अजीत पवार ने जो चाल चली है उसका कोई काट शरद पवार के पास कोई काट नहीं है, बाजी पलट चुकी है। और ये जो बाजी पलटी है, जो तस्वीर सामने आई है वो स्टेबल तस्वीर है 2024 के लिए, एक मजबूत गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी तस्वीर। लेकिन ये महाराष्ट्र की सियासत है, यहाँ पर पल पर बहुत कुछ बदल भी जाता है, अगर कुछ बदलता है तब भी नजर रहती है, स्टेबिलिटी रहती है तब भी नजर रहेगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए यहां पर इस चर्चा को खत्म करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ है वो एक बहुत बड़ा बदलाव है देश की सियासत के लिहाज से, महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से और सबसे महत्वपूर्ण 2024 में होने वाले लोकसभा के लिहाज से। यह बदली हुई तस्वीर बहुत बड़ी कहानी लिख चुकी है। इस कहानी का उपसंहार भारतीय जनता पार्टी के जीत के रूप में होगा नहीं होगा यह भी समय के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि जीत का आधार धीरे धीरे मजबूत जरूर हो रहा है।